वेलकम टू अभियान IAS एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और हम लोगों ने एक नई यूनिट स्टार्ट करी है बिजनेस फाइनेंस की। उसमें बहुत सारे पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा सीरीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो सीरीज़ है UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और PGT कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो जल्दी से बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि अपनी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है हमारे लिए। तो जल्द ही जुड़ जाइए हमारे साथ चैनल के साथ में, और ताकि इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि उसमें रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह आपका रहता है तो वो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर साथ के साथ आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो चलिए, आपके ये जो टॉपिक है इसमें से 2 और 2 4 यानी 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। तो 4 मार्क्स आपको यहाँ पर पक्के करके जाने हैं आज की वीडियो के साथ में। तो ओके, तो चलिए गाइस, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो यूनिट चल रही है वो कौन सी चल रही है, बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमर्स मैनेजमेंट एंड PGT कॉमर्स। तो इन जो टॉपिक्स हैं इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये, और बहुत ही वेटेज वाली यूनिट है। तो आपको ये जो सारी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर करे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसमें हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें कवर करी हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली हैं। तो ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लिवरेज एनालिसिस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से आपके क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, चाहे वो आपकी मैचिंग आए, चाहे वो आपसे फॉर्मूला पूछे, चाहे वो आपकी थ्योरी पूछे, चाहे वो आपसे स्टेटमेंट पूछे। तो इसमें से आपके क्वेश्चन आना ही आना। एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है आपका, लेकिन एक क्वेश्चन आप इसमें से कंफर्म मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका इसमें से आना ही आना है। वो मैं आपको बता दूंगा कि किस में से आना है आपका। ठीक है, चलिए। लिवरेज का मतलब होता है रिस्क। मान लो कंपनी ने कोई काम किया, कोई प्रोडक्शन करी, आपके कोई कॉस्ट पे करी। अब वो पैसा मेरा वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर कंपनी ने एक सोर्सेज बढ़ा दिया तो उसकी वजह से हमें रिस्क बढ़ गया, कंपनी ने डेट बढ़ा दिया तो हमारे पास रिस्क बढ़ गया। तो उस चीज को जो बैलेंस करने का तरीका होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? लिवरेज। लिवरेज मतलब रिस्क। अब मान लो जैसे आपने सीसो देखा होगा। सीसो का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बच्चा नीचे तो एक बच्चा ऊपर, मतलब इस तरीके का एक झूला होता है। जैसे मतलब एक इस तरीके का एक पॉइंट आउट करके होता है। यहाँ पे एक बच्चा बैठता है और यहाँ पे एक दूसरा बच्चा बैठता है। ठीक है, तो ये नीचे तो ये ऊपर, और ये नीचे तो ये ऊपर। तो इस तरीके के बीच में मतलब जब हमें क्या करना पड़ता है, एक तरीके से हमें बैलेंस बनाना पड़ता है कि कंपनी को कितनी कॉस्ट रखनी चाहिए या कितनी कॉस्ट आपको बियर करनी चाहिए, आपकी कैपेसिटी कितनी है, कंपनी कितना रिस्क जो वो आपका बियर कर सकते। तो आज का जो झमेला है वो सारा हमारा किसके बारे में है? रिस्क के बारे में है और उसके एनालिसिस के बारे में। कंपनी को कब कैसे कहाँ पर एनालाइज करना चाहिए कि कंपनी एक रिस्क में जा रही है, एक रिस्क जोन में जा रही है, और उस रिस्क की वजह से कंपनी के पास एक जो लाइबिलिटी है, एडिशनल लाइबिलिटी, वो बढ़ने वाली है। अब उसकी वजह से कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो सकती है। तो ये चीज़ें मतलब हमारी यहाँ पर आती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिवरेज है वो डिसीजन मेकिंग टूल है। लिवरेज की हेल्प से हम डिसाइड कर पाते हैं दिस कंपनी इज बेटर और नॉट। ठीक है, तो लिवरेज की हेल्प से हमें जो वो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प मिलती है। तो लिवरेज आपका आता किस में है? लिवरेज आपका आता है फाइनेंसिंग डिसीजन में। ठीक है, ओके। तो लिवरेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं। लिवरेज इज यूज टू डिस्क्राइब द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स कॉस्ट एसेट और फंड मैग्नीफाइंग द रिटर्न ऑफ द ओनर। मतलब कंपनी के पास कैसी कितनी एसेट हैं और कितनी एसेट उसने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे उससे जो कंपनी को फिक्स कॉस्ट कंपनी की आ रही है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो कंपनी को पे करनी ही करनी है इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। कंपनी
कि प्रॉफिट चाहे कंपनी का प्रॉफिट ना हो, लेकिन ये कॉस्ट आपको पे करनी ही करनी होती है हर किसी हालत में। तो वहाँ पर जो है वो कंपनी क्या करेगी, एक फंड को मैग्नीफाई करेगी, क्या आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसकी वजह से जो शेयर होल्डर हैं या जो ओनर हैं, ओनरशिप ग्रुप है, उनके प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ने वाला है या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पर हमारी आपकी आगे कवर होने वाली है। ठीक है, तो द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और फंड विच विल पे द फर्म फिक्स कॉस्ट और फिक्स रिटर्न, मतलब वो चीज़ें, मतलब ऐसी रिटर्न और ऐसी कॉस्ट जो कंपनी ने कोई ऐसी एसेट एंगेज कर ली है जिसकी वजह से हमारे पास फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ रही है या फिक्स रिटर्न हमारे पास आ रही है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लिवरेज बोलते हैं। तो जैसे मान लो हमने कोई डेट ले लिया, अब डेट ले लिया तो उसकी पेमेंट हमें लॉन्ग टाइम के लिए हमें करते रहने पड़ेगा जब तक उसकी डेट की पेमेंट नहीं हो जाती। तो वही जो चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पर कवर होने वाली हैं कि क्या कंपनी को कोई ऐसी एसेट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर कंपनी लेती है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कंपनी नहीं लेती है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसका क्या क्या एडवांटेज आपको मिलता है, तो क्या कंपनी इतनी फिक्स कॉस्ट कंपनी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है। तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि कंपनी का एक डेट है और कंपनी का एक प्रॉफिट है, तो मतलब कंपनी को कितना डेट लेना चाहिए ताकि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी ज़्यादा फर्क ना आए। क्या कंपनी का इतना प्रॉफिट जो वो सफिशेंट है टू पे ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेट टू द आउटसाइडर, तो क्या कंपनी जो वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सफिशेंट है पे आउट करने के लिए, आपका जो प्रॉफिट है उसको पे आउट करने के लिए सफिशेंट है, आपका जो डेट है उसको पे आउट करने के लिए सफिशेंट है या नहीं है। तो वही चीज़ें हमारी यहाँ पर आती हैं। तो इसके बीच में हमें क्या करना है, एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि कंपनी को सिर्फ उतना ही अमाउंट ऑफ डेट लेना चाहिए जितना कंपनी इजीली पे ऑफ कर सकती है। तो वही चीज़ें हमारी यहाँ पर आती है। कई बार क्या होता है, कंपनी सस्ते के चक्कर में भाग के पड़ती है, तो लेकिन उससे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो बढ़ने की बजाय घट जाती है। डेट बढ़ेगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ें, मतलब हमारे पास एक फिक्स लायबिलिटी हमारे पास आ जाती है लोन की फॉर्म में, जो कि कंपनी को देना ही देना है, चाहे भैया आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको प्रॉफिट मत हो। ठीक है, तो लिवरेज का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया फिक्स एसेट्स से होता है। फिक्स एसेट्स इसलिए क्योंकि आपने फिक्स एसेट्स ले ली तो उसका जो खर्चा है वो आपको धीरे धीरे आपको पे करना पड़ेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर आपको जो एक फिक्स कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा फॉर द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे हमारा फ़र्क करेगा और उसके हिसाब से हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी कंपनी की फिक्स कॉस्ट आ रही है वो फिक्स कॉस्ट कंपनी पे कर पाती है या कंपनी नहीं पे कर पाती है, तो उससे हमारी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है उस पर फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट अगर हमारी कोई है तो वो तो हमें फिक्स करनी ही करनी है, वो पे हमें करनी ही करनी है, चाहे हमारा प्रॉफिट आए चाहे हमारा प्रॉफिट नहीं आए, तो उसकी वजह से वो हमें कॉस्ट जो पे करनी ही करनी है। व्हेन अ फर्म इज यूज फिक्स एसेट्स, कंपनी ने कोई फिक्स एसेट्स अपनी यूज करी है, तो फिक्स एसेट्स की वजह से कंपनी जो वो क्या जो है अपनी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कंपनी अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को पे कर पाती है या नहीं कर पाती है, या इसीलिए कंपनी जो वो ऐसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज करे जिसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कंपनी को, तो ऐसे रिसोर्सेज को कंपनी को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वही जो सब चीजें हैं वो हमारा एनालिसिस यहाँ पर बताता है। तो इससे हमारी एक फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो इनकर्ड हो जाती है। जैसे मान लो आपने कोई लोन ले लिया, आपने इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान ले लिया, तो वो 8 महीने 10 महीने तक वो आपको देना ही देना है, चाहे आपके घर में पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन उसका पैसा हमें देना ही देना है। तो वो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई। ठीक है, तो वही जिम्मेदारियां हमारी जो वो बिजनेस में भी आ जाती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई ऐसे एसेट ले ली या ऐसा कोई लोन ले लिया या ऐसा कोई सोर्सेज यूज कर लिया जिससे हमारे ऊपर एक फिक्स लायबिलिटी हमारी जनरेट हो गई है। तो वो जो फिक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर जनरेट हुई है उसी चीज़ की वजह से हमारे पास ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा कैजुअल रहना है कि भाई हमारी जो लायबिलिटी है वो कितनी है और कितनी लायबिलिटी को हम किस तरीके से पे ऑफ करेंगे। तो वही चीज़ें हमारी यहाँ पर आने वाली हैं। ओके, सो देर आर 3 कॉमनली यूज मेजर ऑफ लिवरेज।
हमारे 3 तरीके के लिवरेज होते हैं। कौन कौन से? ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। और तीनों ही लिवरेज क्या हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो वो तीनों में से किसी में से भी आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग में से ही आएगा, फाइनेंसिंग में से ही आएगा या आपका कंबाइंड में से ही आएगा। तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। कंबाइंड का मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज प्लस फाइनेंशियल लिवरेज नहीं है, यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कंबाइंड लिवरेज का मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज होता है। ठीक है, ये चीज समझ आई। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताएगा वो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग रिस्क को बताएगा। जो हमारे फाइनेंशियल कॉस्ट को बताएगा यानी इंटरेस्ट वगैरह की जो पेमेंट है उसको बताएगा, उसके रिस्क को बताएगा वो फाइनेंशियल लिवरेज। जो ओवरऑल कॉस्ट को बताएगा वो हमारा कंबाइंड लिवरेज। जो हमारा रिस्क ऑपरेटिंग कॉस्ट के रिस्क को बताएगा कि वेदर अ कंपनी इज एबल टू इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और नॉट, तो वो चीज़ आपकी जो किस में आ जाएंगे? ऑपरेटिंग लिवरेज में आ जाएंगे। कंपनी अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कंपनी की है, इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज क्या हो जाएगा आपका? ओवरऑल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा? कंबाइंड लिवरेज हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज मेरा क्या बताएगा कि इट डिफाइन द फर्म्स एबिलिटी टू यूज ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी की आ रही है, मतलब ऑपरेट करने का जो खर्चा आ रहा है, जो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनको जो पेमेंट करने का जो खर्चा आ रहा है, तो क्या कंपनी उस पेमेंट को सक्सेसफुली पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो वही सब चीज़ें हमारी यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से कंपनी क्या करेगी? इफेक्ट ऑफ चेंज देखेगी कि भाई हमारी जो अर्निंग है वो कितनी है, मतलब किस तरीके से कंपनी जो है अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट से हमारी जो अर्निंग है, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो टेंडेंसी होती है कि भाई आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पर आपका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम टाइमली पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो एबिलिटी है वो इतनी है या नहीं है, तो वही सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो फिक्स कॉस्ट आपकी जो है वो कितनी है और आपका इट रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस और आउटपुट, तो ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप दिखाता है सेल्स के बीच में और आपका फिक्स ऑपरेटिंग इनकम के बीच में रिलेशनशिप दिखाएगा कि हमारा सेल्स बढ़ने की वजह से हमारा जो फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपकी जो इनकम है वो हमारी कितनी है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो चीज़ें हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब चेंज इन सेल्स परसेंटेज, चेंज इन सेल्स का क्या फ़र्क पड़ेगा हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको हम ऑपरेटिंग इनकम या ईबीआईटी भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो कई बार आपका जो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसमें से आपका जो फॉर्मूला आपका, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स और ईबीआईटी, और एक दूसरा फॉर्मूला है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। देखो सेल्स में से कॉस्ट माइनस करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। यस और नो? यस। सेल्स में से अगर मैं अपनी कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये कॉस्ट मेरी दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पर मैं थोड़ा सा और उसको रीडिफाइन कर देता हूं। क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मेरा क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
यू गॉट माई पॉइंट? ओके, तो सेल्स में से मैंने क्या करा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, मेरा क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करा मैंने, फिक्स कॉस्ट माइनस करा, मेरा आंसर क्या आया, ईबीआईटी या ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कई बार आपको कंफ्यूज करेगा ईबीआईटी के नाम से, कई बार आपको कंफ्यूज करेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑल आर द सेम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहां तक चीजें समझ आ गई। इसमें से आप माइनस करोगे क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, अब आपके पास क्या आ गया, ईबीटी। यू गॉट माई पॉइंट? इसमें से आंसर क्या आया आपका, ईबीटी आ गया। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स तो अभी हमने दिया ही नहीं है। अभी हमने क्या पे किया है, सिर्फ हमने इंटरेस्ट पे किया है, और बाकी हमने कोई लाइबिलिटी अभी पे नहीं करी। इसके बाद आप टैक्स पे करोगे, टैक्स पे करने के बाद अगर पैसा बचेगा तो आप डिविडेंड पे करोगे। ठीक है, समझ आ गया? इतना सिंपल सा फंडा है। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करिए, आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, प्रॉफिट मतलब कॉस्ट जो होती है वो हमारी दो तरीके की होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आ गया आपका। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करी आपने, ईबीआईटी आ गया। अब इसमें से आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें आप ये ऐड कर दो तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। तो आप नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ। इसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, आपका क्या आ गया, ईबीटी आ गया। इतनी चीजें क्लियर हुई? वेरी गुड। देखो, जो पोर्शन आपका कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के रिलेशनशिप को दिखा रहा है, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, इस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, इस पोर्शन को मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग लिवरेज। यू गॉट माई पॉइंट? इस पोर्शन को मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग लिवरेज, क्योंकि यहां पर मेरी सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट ही आ रही है, फिक्स कॉस्ट तो आपको वैसे भी बियर करनी है। तो ये जो है वो मेरी उसको दिखाएगा कि फिक्स कॉस्ट में पे कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा, ऑपरेटिंग इनकम को इफेक्ट करेगा। जो रिलेशनशिप मेरा ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में है, वो मेरा क्या दिखाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो मेरा ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं, उसको मैं क्या बोलूंगा, फाइनेंशियल लिवरेज। क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये मेरी फाइनेंसिंग कैपेसिटी को दिखा रहा है। इंटरेस्ट मेरा क्या है, फाइनेंशियल चार्ज है, और वो फाइनेंशियल चार्ज में पे कर पा रहा हूं या नहीं पे कर पा रहा हूं, तो वही चीजें मेरी कौन दिखाएगा, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी दिखाएगा। यही चीज मैंने आपको बताई। जो इनके बीच में रिलेशनशिप को दिखाएगा वो ऑपरेटिंग लिवरेज, जो इनके बीच के रिलेशनशिप को दिखाएगा वो आपका फाइनेंशियल लिवरेज। आप दोनों को कंबाइन कर दो, ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया, बचा क्या आपका, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। मतलब जो फर्स्ट वाले के बीच में और जो लास्ट वाले के बीच में रिलेशनशिप को दिखाएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, कंबाइंड लिवरेज। यही चीजें मैंने आपको बताई थी पहले भी। क्या बताया था, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज। तो वो जो कंबाइंड लिवरेज है वो कैसे निकला आपका, ये मैंने आपको बता दिया। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकला आपका, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, और फाइनेंशियल लिवरेज आपका कैसे निकला, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। तो इस तरीके से मतलब जो है वो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया, यहाँ पे क्या बचा आपका, कंट्रीब्यूशन और ईबीटी। कंट्रीब्यूशन की वजह से आपका जो ईबीटी है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा इस चीज को मैं, कंबाइंड लिवरेज। आई होप ये जो पॉइंट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत बहुत ज़्यादा मैं आपको कोई प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजीएस्ट वे में आपको बता रहा हूँ। सिंपल सा आप ये एक फंडा याद रखना कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इन सब चीज़ों का जब आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हो तब भी यूज़ होता है, और जब आप पीवी रेशो निकालते हो तब भी आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम। अब उसमें से वो ये पूछ लेगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला आपका गलत है, तो इसमें से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मान लो उसने कंट्रीब्यूशन की जगह उसको बोल दिया कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में ईबीआईटी, तो क्या आप ये कह पाओगे कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो गलत है? आप ऐसा कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते?
क्योंकि हमें पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। अगर उसने ये बोल दिया कि ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में ईबीआईटी, तो क्या आप ये कह पाओगे कि ये फॉर्मूला आपका गलत है? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट आपका जो है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी होता है। सिंपल सी बात है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाई किस किस तरीके से आप चीजों को यहां पर कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं और उसके हिसाब से हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ईबीआईटी कैलकुलेट करना है तो वो ये भी कह सकता है ईबीटी प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। अगर ईबीटी में हम इंटरेस्ट प्लस कर देते हैं तो वो आपका ईबीआईटी बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आपका क्या कहता है। ये जो है वो आपकी डिग्री ऑफ लिवरेज है कि सेल्स का हमारा ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ता है। दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग लिवरेज। ये क्या कहता है, सेल्स का हमारा ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, सेल्स का हमारा ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये हमारा बताएगा किसको, ऑपरेटिंग लिवरेज को बताएगा। अब ईबीआईटी की वजह से हमारा किस पे फर्क पड़ेगा, ईपीएस पे फर्क पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें से क्या करोगे, ईबीआईटी से ईबीआईटी काट दो, बचेगा क्या आपका ईपीएस, यानी सेल्स की वजह से आपका ईपीएस पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये हमारा बताएगा कंबाइंड लिवरेज। ये बताया हमारा किसने, ऑपरेटिंग लिवरेज ने, ये बताया हमारा फाइनेंशियल लिवरेज ने। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, बचा क्या आपका कंबाइंड लिवरेज, मतलब सेल्स की वजह से आपका ईपीएस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। आप यहां पर देखो, फर्स्ट वाले में देखा आपने सेल्स की वजह से ईबीआईटी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उस चीज को कौन कैलकुलेट करेगा, वो आपका कैलकुलेट करेगा ऑपरेटिंग लिवरेज, क्योंकि ईबीआईटी निकलती है आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज में। ईबीआईटी की वजह से ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे ईबीटी निकलेगा, ईबीटी से आप जो वो आगे का प्रोसेस देखोगे तो इससे आप क्या निकालोगे, आपका जो है वो ईपीएस निकालोगे। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, तो जितना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो उससे आपको पता चल जाएगा ईपीएस आपका कितना आया। तो इससे हमारा जो वो ईपीएस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपका ईपीएस अलग होगा, अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो आपका ईपीएस अलग होगा। तो ईपीएस का, ईबीआईटी का ईपीएस पे फर्क पड़ेगा। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया, बचा क्या आपका ईपीएस और आपका सेल्स। तो इनडायरेक्ट वे में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर हमारी सेल्स बढ़ेगी तो हमारा ईपीएस पे फर्क पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा, तो वो ये सारा झमेला हमारा यहाँ पर आने वाला। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, ठीक है, ये चीजें समझ आई आपको। सिंपल सा फंडा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आपका जो ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं वो आपकी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल लिवरेज। ये फाइनेंशियल लिवरेज मैंने आपको बता दिया है, क्या बताएगा, आपके जो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो कंपनी पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वही सब चीजें हमारी यहाँ पर आएंगे कि कंपनी अपने जो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हैं उनको पे कर पा रही है नहीं कर पा रही है। फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कौन से, हमारा इंटरेस्ट, जैसा कि हमने पहले वाले उसमें बताया शॉर्ट में आपको कि भाई ये चीजें आपकी इसमें आती हैं। तो फर्म की जो अर्निंग है वो कंपनी जो वो किस तरीके से अर्निंग पे इफेक्ट करेगा, वो सारी चीजें हमारा क्या बताएगा, फाइनेंशियल लिवरेज बताएगा। तो फाइनेंशियल लिवरेज इज द टेंडेंसी ऑफ रेजिडुअल नेट इनकम वेरी डिसप्रपोर्शनेट विद द ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम की वजह से आपका जो है, जो फाइनेंशियल चार्जेस में आपका चेंजेस आएगा, उसकी वजह से आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसकी वजह से आपका जो इनकम है यानी ईबीटी वो आपकी चेंज होगी। तो वो कैसे चेंज होती है वो चीज़ें हमारी यहाँ पर बताएगा। तो ये हमारे फाइनेंशियल रिस्क को जो है वो क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये बताता है हमारा टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी है, चेंज इन द ऑपरेटिंग इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। मैंने आपको बताया ही था अभी कि भाई अर्निंग बिफोर टैक्स पे हमारा क्या फर्क पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपने क्या माइनस करा, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, बचा क्या आपका ईबीटी बचा। तो वो जो ईबीटी बचा आपका, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आने वाली हैं। ठीक है, फॉर्मूला ईबीआईटी की वजह से आपका ईपीएस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीटी मतलब आपका इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट।
तो इससे क्या आएगा, आपका ईबीटी आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपके दो तरीके से आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से आपका ईपीएस पे क्या फर्क पड़ता है, दैट इज ऑल्सो मेजर बाय द फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये आपके करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ईबीआईटी अपॉन में आपका जो है वो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, और ये ईबीआईटी आप कैसे निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन में ईबीआईटी। तो या ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आप ईबीटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूला जोड़ तोड़ करके दे सकता है, आपको बोलेगा कि भाई फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला आपका करेक्ट है, कौन सा फॉर्मूला आपका इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट में मिस्टेक होने की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे बोल देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला और नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज या आपका कंबाइंड लिवरेज। या आपको बोल दिया कंबाइंड लिवरेज है 6, ऑपरेटिंग लिवरेज है 3, फाइनेंशियल लिवरेज बताइए। सिंपल। ठीक है, तो कंबाइंड ये कैसे निकलेगा आपका, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज दे दिया 3, फाइनेंशियल लिवरेज आपको नहीं पता है, इज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज कितना है आपका 6, तो फाइनेंशियल लिवरेज कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 3 यानी 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार आपको बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें दे देगा आपको, लेकिन आप यही कंफ्यूजन में रहोगे। कई बार लोग क्या करेंगे, उसको 3 और 6 9 करके आ जाएंगे, 6 + 3 9 या 6 - 3 3। सिंपल। कंबाइंड लिवरेज मैंने आपको बता ही दिया कि कंबाइंड लिवरेज में आपका क्या होगा कि पूरी ओवरऑल फर्म को हम देखते हैं, ओवरऑल रिस्क आपका क्या है। इसमें आपका ऑपरेटिंग रिस्क को भी आप देखोगे और फाइनेंशियल रिस्क को भी देखोगे। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तक आते आते आपने जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी कंसीडर करा, ऑपरेटिंग रिस्क को भी कंसीडर करा। यहाँ तक आते आते आपने जो कंबाइंड लिवरेज जब आपने देखा, तो वहाँ पर आपने ये भी देखा कि भाई आपका जो ऑपरेटिंग रिस्क है वो कितना है और किस तरीके से आपने वो जो रिस्क है वो मैनेज किया है। ठीक है, तो कंबाइंड लिवरेज दस द एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के रेवेन्यू एंड द सेल्स, मतलब आपका रेवेन्यू कितना है, आपकी सेल्स कितनी है, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन की वजह से आपका ईबीटी में क्या चेंज आ रहा है, या आपका जो सेल्स है उसकी वजह से आपका ईपीएस में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये दो तरीके से चीज़ें को वो रिप्रेजेंट करेगा। कंट्रीब्यूशन की वजह से ईबीटी में क्या चेंज आया, या क्या रिलेशन है आपका सेल्स और ईपीएस के बीच में। अगर हम सेल्स को चेंज करते हैं तो हमारा ईपीएस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाएगी। फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी और आपका सेल्स और आपका टैक्सेबल इनकम, या आप ये भी कह सकते हो आपका यहाँ पर ये आपका टैक्सेबल इनकम नहीं आएगा, यहाँ पर ये आपका आना चाहिए सेल्स की वजह से ईपीएस में क्या फ़र्क पड़ेगा आपका। ठीक है, तो कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस। तो यही चीज़ें मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताई थी वही चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं। ठीक है, सेल्स की वजह से ईबीआईटी में चेंज होगा, ये आपका क्या है ऑपरेटिंग लिवरेज, ये आपका फाइनेंशियल लिवरेज। ईबीआईटी की वजह से ईपीएस चेंज होगा, ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया, बचा क्या आपका ईपीएस, और इधर बचा आपका सेल्स। तो ईपीएस और सेल्स के बीच में जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेगा वो आपका कंबाइंड लिवरेज, या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, ये आपका क्या आया ऑपरेटिंग लिवरेज, ये आपका आया फाइनेंशियल लिवरेज। दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी आ गया। तो जो कंट्रीब्यूशन और ईबीटी के रिप्रेजेंट को करेगा
वो हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइंड लीवरेज हो जाएगा। आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें किसी भी तरीके की शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें से बिना क्लियर हुए नहीं छूटना चाहिए। इसमें से आप 2 नंबर जो वो अपने कंफर्म समझ लीजिए, आपके 2 नंबर आपके आने ही आने हैं, चाहे वो मैचिंग दे दे, चाहे वो फॉर्मूला दे दे, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दे। आपको प्रैक्टिकल भी देगा तो बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन देगा, बहुत ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन इसमें से नहीं देगा। ओके, तो चलिए आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं। कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल 10,000 शर्ट्स, ठीक है। द सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज 500 पर शर्ट। पर शर्ट इज, आप एक पर शर्ट काट दीजिए। एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹200 पर शर्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 25 लाख। कैलकुलेट ऑपरेटिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करोगे आप इसको, पहले आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कीजिए, इससे आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस आपका पता चल जाएगा। 500 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ये हो जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। ओके, यहाँ से आपको कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से आपको फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, 25 लाख, ठीक है। इससे आपको EBIT पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आपका आता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 50 लाख, ये हो गया 20 लाख। तो 50 में से 20 गए तो कितना बचा, 30 लाख, 30 लाख हो गया। 30 लाख में से 25 लाख आप ये माइनस कर दिया आपने, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 5 लाख, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना था, 30 लाख, डिवाइडेड बाय EBIT कितना आया आपका, 5 लाख। तो इसमें से आपने इसको काट दिया, बचा कितना आपका 6 टाइम्स, ठीक है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन में इतना चेंज होगा तो EBIT में आपका इतना चेंज आपका होने वाला है। EBIT मतलब इसमें इतना EBIT में चेंज होने की वजह से कंट्रीब्यूशन में आपका इतना चेंज आपका आएगा ही आएगा। ये चीज़ मतलब यहाँ पर आपका इसमें आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 10,000, सेल प्राइस पर यूनिट 100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट नील। आपको क्या निकालना है, EBIT निकालना है आपको, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको जो है वो क्या करना है, सेल्स रेवेन्यू आपका जो वो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ गई, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई। ऐसे ही आपने न्यू लेवल का देखा है, ठीक है, ये चीज़ आपकी आ गई। तो इसमें से आप ऑब्वियस सी बात है कि आप इसमें से EBIT आपके पास है, कंट्रीब्यूशन आपके पास है, तो इसमें से आप जो वो इसको निकाल सकते हो 40 लाख, और 4 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, तो आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डायरेक्टली आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हो। सेल्स ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, या अदरवाइज आप डायरेक्टली, मैंने फॉर्मूला बताया आपको क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 लाख, डिवाइडेड बाय EBIT कितना है आपका, 4 लाख। दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 1% आपका 1 टाइम जो है वो आपका इसमें से आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो आपके हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। तो दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज़ योर एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एसेट सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है और एसेट सिक्योरिटाइजेशन किस तरीके से करी जाती है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आती है, ठीक है। तो एसेट को कैसे सिक्योरिटाइज करेंगे हम, यहाँ पर 2 टर्म है हमारी, एक आती है हमारी एसेट और एक आती है हमारी सिक्योरिटी। एसेट को सिक्योरिटी में
कन्वर्ट करना, ये हमारा काम है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ये भी आपका एक एसोसिएटेड टॉपिक है इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस। तो एसेट सिक्योरिटाइजेशन जो है एक तरीका होता है, एक सोर्स होता है किस चीज़ का, फाइनेंस करने का। अपनी एसेट को सिक्योरिटी में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे वो चीज़ देखते हैं। मान लो ये हमारा बैंक है, एसबीआई कोई बैंक है, बैंक ने दिया लोन, और आपको पता है कि हमारे लिए एज एन इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो लोन क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है। बैंक के लिए क्या है, एसेट है। क्यों है एसेट? एसबीआई के लिए लोन क्या है, एक एसेट है। ठीक है, क्योंकि जब उसको पता है कि लोन की जब पेमेंट आएगी, तो जब लोन की पेमेंट आएगी तो अपने साथ में वो क्या लाएगी, प्रिंसिपल भी लाएगी प्लस आपका इंटरेस्ट भी लेकर आएगी। ठीक है, तो एसबीआई जो है वो क्या करेगा, आपको लोन देगा। वो जो लोन देगा उसके साथ साथ में आप जब भी उसको पेमेंट करोगे, इंस्टॉलमेंट की जब आप पेमेंट करोगे, तो उसके साथ साथ में आप क्या पेमेंट कर रहे हो, उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रहे हो और उसको इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। तो वही जो चीज आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो और जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो उसके लिए क्या है, एक एसेट है। एसबीआई जो है वो पैसा कमा रही है, वो किसकी वजह से, लोन की वजह से। ना वो लोन देती, ना उसको प्रिंसिपल मिलता, ना उसको इंटरेस्ट मिलता। तो इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा है, अब मान लो मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए या 10 लाख रुपए दिए, तो एडिशनल अमाउंट जो आप मुझे दोगे इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो मेरे लिए क्या है, बेनिफिट है। जो मैंने आपको लोन दिया वो मेरे लिए क्या होगा, जो आपको बेनिफिट जनरेट करके दे रहा है वो क्या है, आपके एसेट है। तो वही चीज को आप एसेट को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देना। जब आपको पता है कि भाई आपका ये लोन है, इस लोन को आप सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दो, तो वही जो चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एसेट को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देना फॉर फ्यूचर बेनिफिट और फॉर द सोर्स ऑफ बेनिफिट। तो जब आपको बाद में जरूरत हो तब आप उसको दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है उसको, ये प्रोसेस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एसबीआई ने क्या करा, अपना एक लोन दिया, लोन से जो है वो उसकी पेमेंट आई और उसका पूरा बैंक जो वो हमारा चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है, लोन की वजह से चल रहा है। लोन आगे सर्कुलेट होगा। अब मान लो हमने अपना पैसा बैंक में जब डिपॉजिट किया, अब बैंक उस पैसे का क्या करेगा, बैंक उस पैसे को आगे उन पर्सन को दे देगा जिनको उनकी ज़रूरत है। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो हम जो इंटरेस्ट लेते हैं बैंक से, मतलब मैंने अपनी डिपॉजिट पे जो पैसा बैंक को, अपने जो डिपॉजिट मैंने दिया है बैंक को, अगर बैंक को इंटरेस्ट होगा तो बैंक हमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देगा सेविंग अकाउंट पे, चाहे वो भले ही थोड़ा दे, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा बैंक हमें देता है। तो वो जो बैंक हमें पैसा दे रहा है, हमारे पैसे को उसने यूटिलाइज किया। मान लो उसने जो वो आगे आगे से लिया 12% या 13%, हमें दी उसने 4% या 5%, 7% का उसने जो क्या करा, प्रॉफिट कमाया। वो जो प्रॉफिट कमाया किसकी वजह से कमाया, क्योंकि उसने हमारे पैसे को इन द फॉर्म ऑफ लोन आगे प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, इसको अगर वो सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सिक्योरिटाइजेशन जो है एक केयरफुली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है बाय विच अ पूल ऑफ लोन और अदर रिसीवेबल आर पैक्ड एंड सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ एसेट। ठीक है, तो उसमें आपका जो एसेट के फॉर्म में आप उसको जो वो आगे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और एसेट बैक सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर एंड रेज द रिक्वायर्ड फंड फ्रॉम देम। मेरे पास कोई एसेट पड़ी है, मैंने उसको क्या करा, एक सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया और उससे मैंने जो वो अपनी सिक्योरिटीज जो वो अपनी ले ली, और उस सिक्योरिटी को मैंने क्या कर दिया, मार्केट में इशू कर दिया। मेरे पास कोई एसेट थी, एसेट को कन्वर्ट कर दिया, मेरे पास कोई एसेट थी, एसेट को कन्वर्ट कर दिया सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी को मैंने फाइनेंशियल मार्केट में क्या कर दिया, रेस कर दिया, और इससे मेरे पास क्या आ गया, फंड आ गया। तो ये एक तरीका हो गया किसका, एसेट को सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने का। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, सिक्योरिटाइजेशन। अगर मैं एसेट को कन्वर्ट कर रहा हूं तो एसेट सिक्योरिटाइजेशन, राइट। तो ये जो चीज है, मुझे फंड रेज करने का एक तरीका मिल गया कि मेरे पास कोई एसेट पड़ी थी,
उसको मैंने जो वो सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया और उस सिक्योरिटी को मैंने मार्केट में इशू कर दिया। लोगों ने उसमें पैसा लगाया और पैसा लगा के मेरे पास पैसा आ गया। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं, द थ्रू आउट द प्रोसेस रिलेटिवली इलिक्विड एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू द सिक्योरिटी। जो भी मेरी इलिक्विड एसेट्स थी उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया और उस सिक्योरिटी को मैंने मार्केट में उतार दिया। जब मैंने उसको मार्केट में उतारा, लोगों ने उसमें पैसा लगाया और जब उसमें पैसा लगाया लोगों ने उन सिक्योरिटीज में, तो उससे मेरे पास जो फंड मेरा जनरेट हुआ। अगर मैंने उससे कोई प्रॉफिट कमाऊंगा तो मैं उन लोगों को उनका पैसा वापस कर दूंगा, मेरे पास प्रॉफिट भी आ जाएगा और उन लोगों का पैसा भी वापस चला जाएगा। सिक्योरिटाइजेशन फॉल अंडर द ब्रॉड कैटेगरी टर्म एज द स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस ट्रांजेक्शन। मतलब स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस ट्रांजेक्शन होते ये जो तरीका होता है वो बहुत ही सोच समझ के प्लान्ड वे में तरीके से आपको जो प्लान किया जाता है उसको बहुत सोच समझ के प्लान किया जाता है। कैसे प्लान करोगे? सिक्योरिटाइजेशन इज नथिंग बट लिक्विफाइंग एसेट कंप्राइजिंग द लोन रिसीवेबल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन थ्रू द सिस्टमेटिक इशुएंस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये जो है ये कई बार आपको क्या होता है कि आप मार्केट में जाओगे तो आपको तो कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि आप डायरेक्टली ना जा करके आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जाते हो। तो वो जो थर्ड पार्टी के थ्रू आप जाते हो तो इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको फैक्टरिंग बताया था ना, रिसीवेबल मैनेजमेंट जब आपको मैंने बताया था, पढ़ाया था, तो वहां पे फैक्टरिंग था। फैक्टरिंग का काम क्या था कि ये स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जो आपका पैसा निकलवा के देंगे आपको। ऐसे ही जो एसपीवी होते हैं वो भी इसी तरीके के कुछ पर्सन होते हैं। इनका काम क्या होता है, आपकी एसेट को सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेंगे और सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने के बाद आपको फंड रेज करवाएंगे। लेकिन फ्री में तो कोई पर्सन काम करके देगा नहीं, ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। ये क्या करेंगे, अपना एक कमीशन लेंगे। ये जो इनका काम ही यही है, ये एक तरीके से आउटसाइडर है। हमने अपनी एसेट जो है वो एसपीवी को दे दी, एसपीवी ने उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करा और उस सिक्योरिटी को मार्केट में रेज कर दिया और वहां से पैसा लिया और उसने पैसा उठा के हमें दे दिया। अब इनको क्या फायदा हुआ, ये फ्री में काम नहीं करेंगे, ये अपना कमीशन चार्ज करेंगे। वो जो इन्होंने कमीशन चार्ज करा उसको जो है अपनी सिक्योरिटीज में से अपना ये जो वो अपना पैसा ले लेंगे। ठीक है, तो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर ऑरिजिनेटिंग लोन इंक्लूड द बैंक, क्रेडिट, और ये कुछ ऐसे ऑटो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज होती हैं या कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो कि हमारी क्या करती हैं, लोन को मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देती है विद द हेल्प ऑफ एसपीवी। एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि हमारा यही काम हमारे करते हैं और इसकी वजह से ही ये सारा जो लोन है, जो फंडा है, वो हमारा आगे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन आर टर्म एज द स्ट्रक्चर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। इसमें स्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन होती हैं। ये जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन जो होता है बहुत ही स्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि स्पेसिफिक चॉइस रिलेटेड टू द टाइप एंड अमाउंट ऑफ द एसेट ऑफ द पूल पर्टिकुलर फीचर, ये जो है वो बहुत सोच समझ के जो वो हमें डिसाइड किया जाता है कि डिजायर्ड लेवल ऑफ रिस्क क्या रहेगा। पता चले हमारी एसेट भी चली जाए, हमारी एसेट को सिक्योरिटी में बदल दिया और जो हमारी सिक्योरिटीज है उसमें किसी ने पैसा नहीं लगाया, तो ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। कई बार हमारा दिक्कत हो जाती है। तो बहुत सोच समझ के जो है वो हमें जो वो यहाँ पर सोचना पड़ता है। सिक्योरिटाइजेशन इज सेड टू बी हैव द टेकन प्लेस व्हेन द कंपनीज एसेट आर रिमूव्ड इन वन वे एंड अनदर फॉर्म बैलेंस शीट। मतलब एक तरीके से आपकी जो रिमूव हो रही है और दूसरी फॉर्म में आपका जो पैसा है वो आपकी फॉर्म में आ रहा है। मतलब एक जगह से तो आपका हट रहा है बैलेंस शीट में से, क्योंकि एसेट को कन्वर्ट कर दिया आपने सिक्योरिटी में, वहां से हट के जो वो आपके जो सोर्सेज ऑफ फंड में आपकी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो है वन एसेट गेट कन्वर्टेड इनटू द अनदर। ऑब्वियसली बात है कि एक एसेट जो वो आपकी एसेट साइड से हट गई, वो आपके कहां पर आ गई, वो सोर्सेज ऑफ फंड में आ गई। तो उस तरीके से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज देख लेते हैं एक बार। सिक्योरिटाइजेशन जो वो आपको फंड रेज करने में आपको हेल्प करेगा। द स्टैंडर्ड एसेट थ्रू द रेटिंग ऑफ द ऑरिजिनेटर मे नॉट बी हाई। मतलब कई बार क्या होता है कि आपके पास जो भी इलिक्विड एसेट्स पड़ी है उसको आप इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप अपनी एसेट में कभी भी आप उसको जो कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, रिसीवेबल आपका हो जाता है कि इससे जो बैलेंस शीट है, बैंक में नीड टू रिड्यूस इट्स एक्सपोजर टू क्रेडिट सो एज द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। कई बार क्या होता है कि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म को फुलफिल करने के लिए अपनी उसको एसेट जो वो घटानी पड़ती है और अपनी जो एडिक्वेसी नॉर्म्स को उसको फुलफिल करना पड़ता है।
ठीक है। एडिक्वेसी नॉर्म्स में बताऊंगा आपको कि एडिक्वेसी नॉर्म्स आपके क्या होते हैं। कुछ आपके नॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि इतनी एसेट आपके पास होनी चाहिए, इतनी स्टैंडर्ड एसेट्स आपके पास होनी चाहिए, इतनी सब स्टैंडर्ड एसेट्स आपके पास होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपकी इसमें आ जाती हैं। तो इसमें आपका जो है वो लिक्विड एसेट्स जो है वो आपको टाइमली आपको जो पैसा है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा और एसेट भी आपकी जो वो यूजफुल हो जाएगी। मान लो मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास एसेट है बस पैसा नहीं है, तो अपनी एसेट को मैं सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दूं और सिक्योरिटी से मेरे को जो वो फंड रेस करने में मुझे हेल्प मिल जाएगी। स्मॉल इन्वेस्टर को मतलब जो है इस तरीके से आप अपनी जो एसेट है, ठीक है भाई, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, एसेट भी यूज कर लोगे और आपकी जो सिक्योरिटीज हैं उसको भी आप यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। कुछ डिसएडवांटेज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज हमारे क्या हो जाता है, जैसे मान लो मैंने एसेट को सिक्योरिटाइज किया, अब वो एसेट मार्केट में नहीं चली या उस पर किसी ने पैसा नहीं लगाया, तो मेरी जो वो दिक्कत हो जाएगी, मेरी जो गुडविल है उस पर मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, या कई बार क्या होता है कि टाइमली मुझे फंड अवेलेबल अभी चाहिए, लेकिन जो फंड मुझे टाइमली अवेलेबल नहीं हो रहा, या जो एसपीवीज होते हैं इनका जो कमीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कई बार जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें मतलब जो है ज़्यादा खर्चा होने की वजह से जो बिजनेसमैन होते हैं वो इनको प्रेफर नहीं करते हैं। या अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस obscureness, for example, a company may have the taken the huge liability, but that may not reflect the balance sheet or conventional financial statement of the company। ठीक है, तो इसमें कई बार क्या होता है कि कंपनी के जो रिसीव मतलब जो है कई बार जो सिक्योरिटीज जो एसपीवीज मतलब कई बार कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से ले लिया उन सिक्योरिटीज के बेसिस पे और उनको कंपनी पे ऑफ नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से हमारी जो एसेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनपीए में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर हम टाइमली उनकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उससे हमारा क्या होगा कि वो जो हमारी एसेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी हमारे लिए दिक्कत इसमें होती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग आपको जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। इसमें से आपका प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए आप लोग हमारी आने वाले वीडियोस के साथ में। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज की जो वीडियो और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा लगा आपको। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। एसेट सिक्योरिटाइजेशन आपका क्या होता है और आपका जो लिवरेज है वो क्या होता है, ये दोनों ही टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बनता ही बनता है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, और जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।